हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग देखेंगे विधि का विशुद्ध सिद्धांत, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बाय हैंस केल्सन। हैंस केल्सन HANSKELSON, हैंस केल्सन, जिसका टाइम पीरियड आप लिखिए 1881 टू 1973। हैंस केल्सन ने इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century pure theory of law came into picture when which is also known as Vienna School, जिसको वियना शाखा भी कहा जाता है, विधि की वियना शाखा भी इसे कहा जाता है, which was propounded by हैंस केल्सन, जो हैंस केल्सन ने प्रतिपादित की। ये जो थे हैंस केल्सन, ये ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना, उस वियना यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे, इसलिए इसे वियना शाखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने जो प्योर थ्योरी दी विधि की, जिसको आप कैसे समझेंगे कि इन्होंने कहा कि जो विधि है, जो लॉ है, इसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ को निकाल देना चाहिए। इम्प्योरिटीज़ को इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि जो बहुत सारी सोशल साइंसेज इसमें घुस चुकी हैं, क्योंकि जो 20th सेंचुरी की जो इनिशियल स्टेज थी, इसमें इस टाइम पे बहुत सारी दूसरी सोशल साइंसेज इसमें एक तरीके से मर्ज हो चुकी थी, और इसको शुद्ध करना चाहते थे। एक तरीके से वो कहते थे कि विधि को सारी सोशल साइंसेज से अलग कर देना चाहिए और इसका एक विशुद्ध रूप सामने आना चाहिए। तो आप सुनिए, केल्सन्स थ्योरी came as a reaction against those modern schools which make jurisprudence almost को-टर्मिनस विद अदर सोशल साइंसेज। को-टर्मिनस हो चुकी थी, मतलब उसमें घालमेल हो चुका था बहुत सारी अदर सोशल साइंसेज का। उसके रिएक्शन में, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने एक थ्योरी दी, जिसको प्योर थ्योरी कहा गया, जिसको विशुद्ध सिद्धांत कहा गया, और ये कहा गया कि इसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ को निकाल देना चाहिए। तब ये इनकी थ्योरी ये वाली सामने आई, पिक्चर में आई। और इसके अलावा क्या हुआ, उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होके चुका था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सो मैनी कंट्रीज अडॉप्टेड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, तो उसके लिए उन सभी कंट्रीज़ को अपने लीगल सिस्टम के लिए एक फंडामेंटल लॉ का बेस चाहिए था, एक आधार चाहिए था, जिस पर एक लॉ का एक विधिक आधार चाहिए था, जिस पर वो अपना विधिक सिस्टम, अपना लीगल सिस्टम आधारित कर सकें, उसके अनुसार अपने लीगल सिस्टम को चला सकें। तो उस टाइम पे इसी आधार को गेन करने के लिए, इसी एक बेस को अचीव करने के लिए, शायद एक ग्रैंड नॉर्म की इन्होंने जो अपना एक थ्योरी दी, वो नॉर्म्स पर आधारित दी। नॉर्म्स उन्होंने नाम दिया, नॉर्म्स, उनको एक टर्म उन्होंने यूज़ की, NORM, नॉर्म। नॉर्म का मतलब होता है मानक। मानक का मतलब आप कहेंगे कि एक स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने बताए, एक मानकों का एक सोपान उन्होंने बताया, जो हम बाद में अच्छे से डिटेल में बताऊंगी मैं आपको। तो इस जो फंडामेंटल बेस चाहिए था, उनको एक आधार चाहिए था अपने लीगल सभी कंट्रीज़ को। जब उन्होंने रिटन अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था, तो उनको एक जो आधार चाहिए था, तो इसी आधार को प्राप्त करने के लिए ग्रैंड नॉर्म, जो कि प्योर थ्योरी की आप एक नींव कह सकते हैं, एक आप उसको फाउंडेशन स्टोन कह सकते हैं। जो सारा प्योर थ्योरी है इसका, केल्सन का, ये ग्रैंड नॉर्म पर, मानकों पर, एक सोपानों पर, एक हायरार्की पर आधारित है। तो ग्रैंड नॉर्म, जो कि प्योर थ्योरी की नींव कही जा सकती है, एक फाउंडेशन स्टोन कह सकते हैं आप उसका। और जो हायरार्की ऑफ नॉर्म्स है, हायरार्की एक, जैसे एक आप कहेंगे मानकों का हायरार्की, मानकों का सोपान। सोपान होता है एक हायरार्की, एक पिरामिड, जिसको आप कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, और सबसे ऊपर जो स्टेप है उसको इन्होंने ग्रैंड नॉर्म का, सुपर नॉर्म कहा, जो हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो एक इस आधार को प्राप्त करने के लिए ये चीज़ पिक्चर में आई, जो कि विधि की परिभाषा कही गई, मतलब ये कहा गया कि ये पिक्चर में आई, एग्जिस्ट करने लगी। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि जब इनको जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो इनको एक आधार चाहिए था। जब तो ये नॉर्म्स की एक प्योर थ्योरी की बात, एक प्योर थ्योरी की जो एक पिक्चर में आया, प्योर थ्योरी का एक जो सिद्धांत था,
बाय केल्सन। और ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू केल्सन, ये केल्सन कहते हैं कि सभी जो विधिक व्यवस्थाएं हैं, जो सारे लीगल सिस्टम्स हैं, उसमें कोई ना कोई एक मूल मानक, जिसको नाम दिया इन्होंने, एक सुपर नॉर्म होता है, एक सबसे ऊपर का एक सोपान होता है, एक सबसे ऊपर की एक स्टेप होता है सबसे ऊपर का, सुपर नॉर्म जिसको इन्होंने नाम दिया, ग्रंड नॉर्म जो इनको नाम दिया इन्होंने ये कहते हैं कि हर लीगल सिस्टम में, हर विधिक व्यवस्था में एक सुपर नॉर्म होता है। जैसे आपको कैसे बताऊं कि जैसे इंग्लैंड में, अमेरिका में और कई देशों में, इंडिया में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही सब इंस्टीट्यूशंस को, सभी कोर्ट्स को, सभी को एक वैलिडिटी प्राप्त होती है, एक अधिकार प्राप्त होता है किसी भी काम को करने का। तो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू केल्सन सभी लीगल सिस्टम्स में कोई ना कोई सुपर नॉर्म या ग्रैंड नॉर्म रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में या कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है, या फिर आप ऐसे समझें कि जैसे जर्मनी में जब हिटलर था, तो हिटलर के टाइम में जर्मनी में ये सुपर नॉर्म किस में था, किसके अंदर वेस्टेड था? तो ये कहते हैं कि हिटलर के टाइम में जर्मनी में ये डिक्टेटर या जो तानाशाह था, उसकी इच्छा में, उसकी डिज़ायर में वेस्टेड था मतलब निहित था। उसकी जर्मनी में जब हिटलर था, तो हिटलर का टाइम पीरियड चल रहा था, तो हिटलर या तानाशाह की इच्छा ही सबसे ऊंची थी, सबसे बड़ी थी। तो उस टाइम पे जर्मनी में इन्होंने कहा कि जो ग्रैंड नॉर्म था वो हिटलर की या तानाशाह की इच्छा में वेस्टेड था। तो ये कहते हैं कि सभी लीगल सिस्टम्स में एक ग्रैंड नॉर्म होता है जो कि सबको वैलिडिटी देता है, सबको मतलब, और सारे नीचे के सोपानों को, सोपान बोलेंगे हायरार्की अभी मैं आपको बनाकर बताऊंगी, बोर्ड पे मैंने लगाया है बोर्ड आज। तो उसको इन्होंने एक कहा कि सभी लीगल सिस्टम्स में एक ग्रैंड नॉर्म होता है, नॉर्म, मानक, जिसको और डिटेल में मैं आपको अभी बताऊंगी। तो सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा अलग है ये इसका थ्योरी, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा इसमें। तो सुनिए, जो ये कहते हैं कि आप कह सकते हैं, यू कैन से कि जो इसकी थ्योरी है केल्सन की, हम प्योर थ्योरी करने जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रही ऑस्टिन के पॉजिटिविज्म से। ऑस्टिन ने, जो हम पढ़ चुके हैं, विंध्यात्मक विधि की जो कॉन्सेप्ट उसने बताया, उससे बहुत ज़्यादा ये उसके फेवर में रहे, या उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे, इफेक्टेड रहे। तो यू कैन से दैट द थ्योरी और जो व्यू है इसका, थ्योरी और व्यू ऑफ केल्सन आर एक रिफाइंड डेवलपमेंट था। इसकी जो थ्योरी थी, द थ्योरी ऑफ केल्सन आर रिफाइंड डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिविज्म था जो इसका ऑस्टिन का, उसका एक बहुत ही रिफाइंड डेवलपमेंट, कैसे कहेंगे कि एक बहुत शुद्ध रूप, एक बहुत परिमार्जित रूप था पॉजिटिविज्म का, जो ऑस्टिन ने अपना सिद्धांत दिया था। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि दोनों बहुत मायने में मिलते थे, दोनों ही लॉ को प्योर रखना चाहते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसमें से सारे सोशल साइंसेस को अलग कर देना चाहता था, जैसा कि ऑस्टिन ने भी कहा था कि ये क्या है उस पर बल देना चाहिए, उसको देखना चाहिए आपको कि क्या होना चाहिए, इसको नहीं देखना चाहिए। तो इस बात को इन्होंने भी फॉलो किया, केल्सन ने भी फॉलो किया। तो बहुत कई मायनों में ये ऑस्टिन से बहुत प्रभावित रहे। बट एक बहुत बड़ी बात जिसमें ये डिफरेंस भी था इन दोनों में, जो ऑस्टिन थे, उनका मेन जो केंद्र बिंदु था वो कमांड ऑफ सॉवरन थी। उन्होंने कहा था कि जो संप्रभु का आदेश है, समादेश है, वही, उस पर ही वो केंद्रित था उनका पूरा सिद्धांत। बट इन्होंने केल्सन ने अपने सिद्धांत के सेंटर पॉइंट को में किसको रखा? नॉर्म्स को रखा। नॉर्म्स मतलब मानक, जो आप समझेंगे आगे। मानक जो एक तरीके से आप उनको स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं। एक हायरार्की है और उसमें स्टैंडर्ड्स, उसमें जो स्टेजेस हैं 1 2 3 4, और जो सबसे ऊपर स्टेज है वो ग्रैंड नॉर्म की है, मूल मानक की है, जिससे सारे नीचे के जो स्टेप्स हैं वो अपनी वैलिडिटी को, अपनी वैधता को, अपनी मान्यता को प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से मैंने लिखा है आपके लिए। फर्स्ट सेकंड, एक इसके सेलिएंट फीचर आप समझ लीजिए। इसके मुख्य बिंदु नंबर 1 पे ये क्या कहते हैं
बाय कैल्सन। कैल्सन कहते हैं कि ये जो लॉ है, विधि जो है, ये किसी भी दूसरी अदर सोशल साइंसेस की तरह, अदर सोशल नहीं बोला इन्होंने, इन्होंने कहा दूसरे विज्ञानों की तरह जो लॉ है, अदर साइंसेस की तरह लॉ भी एक सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। एक जैसे दूसरे साइंसेस जो नेचुरल साइंसेस होते हैं वो एक व्यवस्थित रूप में होते हैं, तो इसमें से भी लॉ को भी एक साइंस की तरह देखा जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैल्सन। और इसमें से सारी अव्यवस्था या सारी विविधता को निकाल देना चाहिए। मतलब उनका कहना है कि सारे इररेलेवेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें से रिमूव कर देना चाहिए और इसको एक तरीके से शुद्ध कर देना चाहिए। जैसे एक नेचुरल साइंस व्यवस्थित होती है, सिस्टमेटिक होती है, इसको भी इररिलेवेंट ऑब्जेक्ट्स को इसमें से निकाल देना चाहिए और इसको व्यवस्थित कर देना चाहिए। नंबर 1 ये कहते हैं। नंबर 2 ये कहते हैं कि क्योंकि विधिक सिद्धांत एक साइंस है, एक विज्ञान है, तो ये विधि का ज्ञान है। मतलब ये कोई नेचुरल साइंस नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये कि विधि है और ये विज्ञान है, तो इसमें ये देखना चाहिए कि व्हाट इज़, कि क्या है विधि। इसमें इन्होंने एक तरीके से समझी कि ऑट टू बी को डिनाई कर दिया। ऑट टू बी का मतलब होता है कि क्या होनी चाहिए, कि इन्होंने मोरालिटी को ख़त्म कर दिया इसमें से। आप सुनिए, अकॉर्डिंग टू कैल्सन लॉ जो है, विधि जो है, एक टेक्निक है, एक टूल है। टूल होता है, एक माध्यम है। तो ये कहते हैं कि एक ऐसी टेक्निक या एक तरीके का ऐसा टूल या माध्यम है जिससे सोसाइटी में लोगों को सिविलाइज्ड तरीके से रहने के लिए मजबूर किया जाता है। सिविलाइज तरीके से रहना कि मतलब आप एक सभ्य तरीके से रहें समाज में। और इसके लिए सभ्य तरीके से वो कैसे रहेंगे, जब विधि को एक टूल की तरह, एक माध्यम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो कहते हैं कि उन्होंने इसलिए उन्होंने विधि में से, लॉ में से जो मॉरल एस्पेक्ट है, मॉरल का मतलब होता है कि ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए, उसको छोड़ दिया इन्होंने, उसको उन्होंने डिनाई कर दिया। इन्होंने विधि के मॉरल एस्पेक्ट को डिनाई कर दिया और कहा कि लॉ इज़ सही है एंड ऑट टू बी गलत है। ऑट टू बी का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए। तो इस बात को इन्होंने डिनाई कर दिया कि क्या होना चाहिए। इन्होंने सिर्फ इस बात पर अपना कॉन्सेंट्रेट किया कि क्या है, और इन्होंने कहा कि ऐसी विधि होनी चाहिए जिससे कि लोग मजबूर हो जाएं एक सभ्य तरीके से समाज में रहने के लिए। इसलिए मोरालिटी को इन्होंने इसमें से डिनाई कर दिया। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने नंबर 3 ये कहा कि जो विधि है वो नेचुरल साइंस नहीं है। नेचुरल साइंस का क्या मतलब होता है? नेचुरल साइंस वो होती है जैसे जो नेचुरल साइंसेज हैं वो कारण पर आधारित होती हैं। कारण पर आधारित होती हैं कि हाँ, ये कहते हैं कि जो नेचुरल साइंस होती है, जैसे कुछ भी आप देखेंगे नेचुरल साइंस में, आप ये देखेंगे कि हर चीज़, हर क्रिया, हर एक्शन जो है वो कारण पर, किसी कॉज पर निर्भर होता है, कॉजालिटी पर निर्भर है। एक तरीके से आप समझिए कि जो नेचुरल साइंस होती है वो कॉजालिटी को कहेंगे आप कारणता। तो जैसे न्यूटन ने कहा कि जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी। इसका कारण क्या बताया उन्होंने? ग्रेविटी। उन्होंने इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बताया कि जो भी चीज़, बॉल को उन्होंने ऊपर फेंका, सेब जब नीचे गिरता हुआ उन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि वो नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो फिर उन्होंने उसका एक कारण बताया और वो कारण था गुरुत्वाकर्षण, क्या नाम, ग्रेविटी। तो ये कहते हैं कि भले ही ये एक साइंस है जैसे लेकिन जो नेचुरल साइंसेस हैं, जो प्राकृतिक विज्ञान हैं, वो कॉजालिटी पर या कारणता पर जैसे निर्भर करते हैं। तो विधि जो एक ज्ञान है, विधि जो विज्ञान इन्होंने बोला, ये जो विज्ञान है ये नॉर्म्स पर आधारित है। ये एक नॉर्मेटिव साइंस इन्होंने बोला, एक मानकीय विज्ञान इसको इन्होंने बोला। इन्होंने ये कहा कि जो विधि है, ये विधि का एक विज्ञान है, वो नेचुरल साइंस नहीं है, ये नॉर्म्स पर, ये मानकों पर, और एक आप कहेंगे, मानक को कहेंगे, एक स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। नॉर्म की भी आपको एक परिभाषा मैं बताऊं कि उन्होंने नॉर्म को कैसे परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जो विधि है वो इसमें ये मानकों का एक विज्ञान है, और मानक की या नॉर्म की जो परिभाषा उन्होंने दी, वो कहते हैं कि नॉर्म इज़ एन एक्टिविटी, एक क्रिया है वो।
तो ये सुनिए, हिंदी में सुनिए पहले। मानक एक क्रिया है, एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा एक निश्चित आचरण को निर्देशित किया जाता है। जैसे एक हायरार्की है और इसमें सबसे नीचे एक पोजीशन है और उस पोजीशन के ऊपर एक पोजीशन है, उसके ऊपर एक और पोजीशन है और सबसे ऊपर एक सुपर पोजीशन है। आप समझिए, एक सुपर पोजीशन है। तो ये कहते हैं कि जो सबसे नीचे की पोजीशन है वो अपनी वैलिडिटी किससे प्राप्त कर रही है? नंबर 2 से, और नंबर 2 अपनी वैलिडिटी 3 से, और नंबर 3 अपनी वैलिडिटी सुपर नॉर्म से प्राप्त कर रहा है। तो ये कहता है कि स्टैंडर्ड हो गए एक तरीके के, एक हायरार्की है और उसके स्टैंडर्ड्स है। तो ये कहते हैं कि ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है जो कारणता पर आधारित है, ये नॉर्मेटिव साइंस है, ये मानकीय विज्ञान है। इसको भी शुद्ध होना चाहिए एक विज्ञान की तरह, इसमें किसी भी तरीके के घालमेल नहीं होना चाहिए दूसरी साइंसेस का, और विशुद्ध होनी चाहिए, एकदम प्योर होनी चाहिए, और ये नॉर्म्स पर आधारित है। इन्होंने 2 चीज़ें मेन कही, और ये एक हायरार्की है, एक सोपान है, और जिसमें स्टैंडर्ड्स हैं, और ये स्टैंडर्ड में जो एक सुपर नॉर्म है, जो एक ग्रैंड नॉर्म है, वो सारे नीचे के स्टैंडर्ड्स को, नीचे के स्टेप्स को वैलिडिटी देता है। ये इन्होंने ये बात कही। और ये नंबर नेक्स्ट पे ये क्या कहते हैं, नंबर 5 ये कहते हैं जो विधि है वो यूनिवर्सल, जो प्योर थ्योरी की ये विधि है, ये पर्टिकुलर नहीं है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नहीं है। जो हमने पहले पढ़ी कि पर्टिकुलर है लॉ, लेकिन इन्होंने उसे डिनाई किया और कहा कि ये पर्टिकुलर नहीं है और यूनिवर्सल इसको बताया कि ये सार्वभौमिक है, कि ये वही सिद्धांत इन्होंने कहा कि उत्तम होता है, सबसे बढ़िया, अच्छा होता है, एकदम करेक्ट होता है, जो सभी स्थानों और सभी समयों पर लागू होता है, सब अप्लाई होता है सभी जगह पर और सभी पीरियड्स में अप्लाई हो सके, वही विधि उत्तम है, वही विधि मान्य है। इन्होंने उसको मान्यता दी। और ये क्या कहते हैं, नंबर 6 ये कहते हैं कि जो लॉ है उसको इन्होंने एक टूल माना। विधि अनेक प्रयोजनों को पूरा करने का एक सक्षम माध्यम है। ये कहते हैं वी कैन फुलफिल सो मैनी एम्स थ्रू लॉ। इन्होंने लॉ को एक माध्यम माना बहुत सारी चीज़ों को गेन करने का, प्राप्त करने का। लॉ एक माध्यम है, एक टूल है। और ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि विधि का जो लास्ट क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जो मेन उद्देश्य है वो लोगों के ऊपर कंट्रोल करना है। तो ये कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ द लॉ इज टू कीप ह्यूमन इन लिमिट, कि ह्यूमंस को अनलिमिटेड पावर, मतलब कुछ भी करने की छूट नहीं होनी चाहिए, और विधि के द्वारा उन पर अंकुश लगा देना चाहिए। इसी से विधि व्यवस्था कायम रखी जा सकती है अकॉर्डिंग टू कैल्सन। और ये क्या कहते हैं कि ये प्राकृतिक विधि को अस्वीकार करते हैं, ये दैवी विधि को, प्राकृतिक विधि को डिनाई करते, ये नेचुरल लॉ को इन्होंने डिनाई कर दिया, नहीं माना। और ये एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट कहते हैं, ये कहते हैं कि लॉ में, विधि में और लीगल थ्योरी में अंतर है। जो विधि है और जो विधिक सिद्धांत हैं उनमें इन्होंने फ़र्क माना, उसमें डिफरेंस बताया। इन्होंने कहा कि जो लॉ है वो तो एक क्या कहेंगे आप, कि नियमों का ढेर है, एक बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, उनका एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ रूल्स को इन्होंने लॉ कहा, कि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, उसको इन्होंने लॉ कहा। और जो विधिक सिद्धांत हैं वो कहते हैं कि ये इस लीगल थ्योरी जो है उसका काम है इन सारे नियमों को मैनेज करना। तो ये कहते हैं, सुनिए, कि विधि और विधिक सिद्धांत में अंतर है। विधि को इन्होंने एक रूल्स का ग्रुप ऑफ रूल्स कहा, नियमों का एक ढेर है विधि, और जो विधिक सिद्धांत है उसका काम क्या है, उसका कार्य है इन नियमों को व्यवस्थित करना, टू मैनेज ऑल दीज रूल्स। तो जब लीगल थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उसमें नियमों को जो बहुत सारे ढेर सारे नियम लॉ में हैं उनको व्यवस्थित करना बताया जाता है, तो उसको लीगल थ्योरी कहा, इन्होंने नाम दिया। तो इनका जो मेन पॉइंट्स थे आपके कैल्सन प्योर थ्योरी के, उसको मैंने आपको स्टेप्स में बता दिया ईजी करने के लिए। तो अब आप ये समझिए कि जो इन्होंने सबसे बड़ी बात जो इसमें जो बेस है इनका, जो इनका फाउंडेशन स्टोन है, वो है किसी एक नॉर्म, एक मानक।
उन्होंने कहा कि किसी नॉर्म को सही क्यों माना जाता है, या फिर उसको किसी नॉर्म को वैलिडिटी या उसको वैलिड कैसे मान लिया जाए कि ये सही है। तो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू कैल्सन, एक नॉर्म को, एक स्टैंडर्ड को, जो मैं आपको बोर्ड पे बना के बताती हूँ कि जो एक नॉर्म है, जो नीचे वाला जो स्टैंडर्ड है, उसको कैसे मान लिया जाए कि वो वैलिड है, कैसे उसको वैधता कहाँ से मिली। तो ये कहते हैं कि उसको दूसरे नॉर्म से, उससे ऊपर के जो नॉर्म, उसके ऊपर का जो स्टैंडर्ड है, उससे उसको वैलिडिटी मिली, उससे उसको वैधता मिली। तो ये कहते हैं कि जो नॉर्म्स हैं, जो मानक हैं, वो एक सिस्टमेटिक हायरार्की है, सिस्टमेटिक एक हायरार्की है, एक सोपान है, एक पूरा एक हायरार्की बना दी उन्होंने। ये कहते हैं ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। नीचे वाला ऊपर डिपेंड है, ऊपर वाले स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उसको वैलिडिटी ऊपर वाले से मिली, और उससे ऊपर जो सेकंड नंबर का स्टेप था, उसको वैलिडिटी उससे ऊपर वाले से मिली, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये कहते हैं कि जो ये हायरार्की है, जो हायरार्की के जो स्टेप्स हैं, जो सोपान है, एक उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उनको वो इंटरडिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं अपनी वैलिडिटी के लिए, अपनी वैधता के लिए। तो इसमें ये बोलते हैं कि नॉर्म्स या स्टैंडर्ड का एक मतलब होता है, एक वो कहते हैं कि नॉर्म क्या है, नॉर्म है एक निश्चित स्थिति पे अगर उत्पन्न होती है, तो उस निश्चित स्थिति में ये नॉर्म, जो ये पोजीशन है, जो ये एक लेवल है, उस लेवल पर इस तरीके का काम किया जाएगा, एक निश्चित तरीके का कार्य किया जाएगा, और उस कार्य को वैधता या वैलिडिटी मिलेगी ऊपर के नॉर्म से। तो आपको मैं बताती हूँ आपको बोर्ड पे। इन्होंने कहा कि जो ये लॉ है, ये नॉर्मेटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस में नॉर्म्स मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो नॉर्म्स हैं, जिसको आप कहेंगे मानक। तो ये मानकों का ज्ञान है, मानकों का विज्ञान है। मानकों का विज्ञान का मतलब ये कहते हैं कि ये जो नॉर्म्स हैं, ये जो मानक हैं, ये एक स्टैंडर्ड्स हैं, और इनकी एक सिस्टमेटिक हायरार्की है। सिस्टमेटिक हायरार्की का मतलब जैसे ये हायरार्की आप बनाएंगे, इसको ऐसे हायरार्की बना देंगे आप। तो ये कह रहे हैं कि ये एक सोपान है, सोपान का मतलब ये हायरार्की से होगा। इसमें ये कहते हैं कि सबसे नीचे ये जैसे है ए, ये लास्ट स्टैंडर्ड है, या ये लास्ट जो नॉर्म है, इसको वैलिडिटी कहाँ से मिलेगी, बी से। अब ये बी आ गया, इस बी को वैलिडिटी कहाँ से मिलेगी, सी से। सी को वैलिडिटी मिलेगी डी से, और डी को वैलिडिटी सबसे ऊपर वाले नॉर्म से या सबसे ऊपर वाले स्टैंडर्ड से मिलेगी, जिसको इन्होंने कहा दिस इज ए एंड दिस इज ग्रंड नॉर्म। ग्रंड और सुपर नॉर्म कुछ भी कह सकते हैं आप, सुपर नॉर्म कह सकते हैं, या ग्रैंड नॉर्म, या इसको फंडामेंटल नॉर्म कह सकते हैं, कुछ भी। बेस जो है इसका, ये ग्रैंड नॉर्म है। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे वाले सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो सारे नॉर्म्स हैं, सारे जो एक लेवल्स हैं, उनको वैलिडिटी मिल रही है। जैसे, और इसको आप कैसे समझेंगे, जैसे आप ये माने कि ये ए जो है, ये एक पर्सन है, इस पर्सन को एक क्रिमिनल है समझ लीजिए, समझिए कि क्रिमिनल समझ लीजिए इसको, कि ये क्रिमिनल है, और इसको जो पनिश किया गया है, ये इस कोर्ट के द्वारा किया गया है। ये कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, दिस इज क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। अब इस कोर्ट को वैलिडिटी कहाँ से मिली, इसको यहाँ से सज़ा मिली, पर्सन को एक पनिश किया गया इसको बी के द्वारा। बी एक कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है। अब इस क्रिमिनल कोर्ट को किससे वैलिडिटी मिली, सी से। सी क्या है, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में ये लिखा है कि अगर ये बंदा, कोई भी पर्सन अगर ये करता है, तो उसको आप वैलिड हो कि उसको आप इस तरीके से पनिश करो। तो इसको वैलिडिटी कहाँ से मिली, क्रिमिनल कोड को आईपीसी से। अब आईपीसी को कहाँ से वैलिडिटी मिली, उस लीगल इंस्टीट्यूट से जो कि ऑथोराइज किया गया है लीगल इंस्टीट्यूट से, जो कि ऑथोराइज किया गया है ए के द्वारा। ए है ग्रैंड नॉर्म, और ग्रैंड नॉर्म क्या है यहाँ पर, ए
सबसे ऊपर का सोपान या सबसे ऊपर का हायरार्की में सुपर नॉर्म या सुपर स्टैंडर्ड किसका है? ग्रैंड नॉर्म का। और यहाँ पे डी को वैलिडिटी कहाँ से मिली? किसने कहा कि आप लीगल इंस्टीट्यूट हो और आप कोड बनाइए या आप कोई भी संहिता बनाइए? किसने कहा? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपर नॉर्म। तो ये कहते हैं कि ये जो लॉ है, जो विधि है, ये मानकों का ज्ञान है, मानकों का विज्ञान है। और इसमें जैसे जो नेचुरल लॉ होता है उसमें कॉजालिटी के बेस पर होते हैं, वो कारणता पर आधारित होते हैं, वैसे ही जो लॉ है, जो विधि है, वो नॉर्म्स पर आधारित है, मानकों पर आधारित है। और इस तरीके से हर एक मानक, हर एक स्टैंडर्ड अपने ऊपर वाले से मान्यता प्राप्त करता है, वैलिडिटी लेता है, उससे ऊपर वाला उससे ऊपर से, और सबसे ऊपर जो ग्रैंड नॉर्म होता है, जो सुपर नॉर्म होता है, वो सबको वैलिडिटी देता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो कैल्सन के द्वारा विशुद्ध विधि का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें दो ही बातें उन्होंने मेन कही कि ये मानकों का विज्ञान है और ये सिस्टमेटिक होना चाहिए, और उन्होंने मोरालिटी को, ऑट टू बी को डिनाई कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये इसमें से विधि एक विज्ञान है, इसमें इसको व्यवस्थित करना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, और इसमें से सारी दूसरी सोशल साइंसेस को निकाल देना चाहिए, रिमूव करके इसको विशुद्ध कर देना चाहिए। Thank you so much. Thank you.